तो आज क्या सिखाऊंगा मैं अपने शेरों को। लेक्चर नंबर हमारा है 28। तो लेक्चर नंबर 28 में हम क्या सिखाऊंगा, मेरे शेरों को रख दूंगा आपके सामने सफेद मिट्टी के ढेरों को। यानी कि आज सॉल्ट देखेंगे भैया हम, सारे सॉल्ट, सफेद, नीले, पीले, काले, जो भी तरह के आपने देखे नहीं देखे, सारे तरीके के सॉल्ट देखेंगे। हम तो एक ही सॉल्ट को जानते हैं, NaCl, टाटा नमक, आयोडीन नमक, पूरे देश का नमक, है ना। तो इसको पकड़ के, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाला सॉल्ट है, एकदम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में घोलो, है ना। एक औरत होती है जो दूसरा एक सॉल्ट लेके बैठ जाती है, पानी में घोलती है, और दूसरी औरत होती है ना। तो क्या होता है इसमें, इस कहानी में क्या होता है आपको पता है, एडवर्टाइज में देखा होगा। ये जैसे नमक डालती पानी में तुरंत घुल जाता है, पानी साफ हो जाता है। और ये जैसे डालती है पानी थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, कुछ प्रेसिपिटेट नीचे बच जाता है, तो ये उड़ के पीछे चली जाती है ना, उड़ के पीछे चले जाती है। यानी कि क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का महत्व आप यहां से समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जरूरी कितना है। जितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना पानी में डिसोसिएट होगा और उतना अच्छा रहेगा सॉल्ट उस कंडीशन में, है ना। तो इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे कुछ नहीं कि मेरा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, उसका नहीं हुआ तो उड़ गई, है ना। वो थोड़ा सा एक फन फैक्टर आ गया, लेकिन लॉजिक सही है उन लोगों का भी, है ना, बेचारों का, चाहे कुछ भी करते हो लेकिन लॉजिक तो सही है। तो आज हम देखेंगे, मेरे शेयरों के साथ मैं शेयर करूंगा आज सॉल्ट के बारे में, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस यानी कि थोड़ी पानी की इसमें आ गई, है ना, पानी वाला थोड़ा सा रोल आ गया इसमें। यानी कि सॉल्ट को मैं पानी में ही जो करूंगा डिसोसिएट करूंगा, डिसोसिएट करने की कोशिश करूंगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब बात यह है, शेरों को मेरे ये समझने की जरूरत है कि जब एसिड और बेस का मिलाप होता है, एसिड और बेस का मिलाप होता है तो बनता क्या है मेरे शेरों, जरा से याद करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बनता है। देखो IQ है सबके पास, IQ तो मेरे शेरों के पास बहुत है। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं 10th स्टैंडर्ड में जिनका IQ कतई रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। तो वैसे वालों में से बनना नहीं है। थोड़ा सा देखो, आप दिमाग लगाओ, एसिड प्लस बेस इज गिव सॉल्ट प्लस वाटर विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। तो एसिड प्लस बेस का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट और वाटर। क्या बनता है शेरों, सॉल्ट और वाटर। इसको नोट डाउन कर लो। पहली बात तो इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि क्या, एक एसिड और एक बेस, यानी कि गर्म एक ठंडा मिला दोगे तो न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसी वाली चीजें बन जाती हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट यानी कि क्या, यहां पे मैं 4 तरीके के सॉल्ट सिखाऊंगा। कुछ लोगों को पता भी चल रहे होंगे। पहला ऐसा तरीके का सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। बताओ चलो फटाफट। अब दूसरा ऐसा सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा। तीसरा ऐसा सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा। और चौथा वाला कतई झंड, हम कह सकते हैं कतई झंड सॉल्ट, जिसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, है ना। इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। ये सारा डिपेंडेंट होता है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जिसकी जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सॉल्ट उस नेचर को दिखाने लगेगा, एसिडिक या बेसिक। अब देखो यहां पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, इसको हम देख लेंगे पहली कंडीशन को। उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पे एक बहुत मजाक वाली बात है, बहुत कतई। अब देखो यहां पे बड़े बड़े डेरिवेशन आपको दिख रहे होंगे कि सर आज चारों के चारों कैसे ले लेंगे। सर आज चारों के चारों ऐसे लेंगे क्योंकि मेरे शेरों को समझना थोड़ा सा जरूरी है। चाहे बड़े बड़े रिएक्शन लेकर के उन्होंने कितनी थ्योरी क्यों ना पेली हो, है ना, वो कतई जहर थ्योरी हो, हम उसको करेंगे प्रिपेयर, है ना, टेक्निकलिटी के साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर मेरे को बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा? आप देखो एसिड यहां पे स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटर कौन है, एसिड, तो इसका नेचर होगा एसिडिक। और हम तीसरे केस में देख लिए कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो नेचर कौन सा दिखाएगा, सॉल्ट, ऑफ कोर्स बेसिक दिखाएगा। और वहां पे बड़े ही लाइमलाइट में बड़े अक्षरों में वहां पे दिखा दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो भी सॉल्ट बनेगा वो नेचर एसिडिक दिखाएगा कंक्लूजन के तौर पे। भैया कंक्लूजन में तो हम यहां पे से निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर डोमिनेशन होगा भी तो किसका होगा, एसिड का होगा ना। तो इतनी अकल तो मेरे शेरों को होगी,
तो बात आप समझ लो कि आंसर आपको पता है, बस आपको आया कैसे उतना लिखना है। आज के लेक्चर में यही है, यानी कि आपको पता है कंसेप्ट क्या चल रहे हैं, बस आपको क्या करना है। आज सॉल्ट जो बनते हैं एसिड और बेस से 4 तरीके के बनते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और वीक एसिड वीक बेस, जो कतई झंड वाला है, लास्ट वाला है ना। एसिड प्लस बेस बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट बनेगा उसमें हम देखेंगे कि वो सॉल्ट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, किन किन तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे उस सॉल्यूशन में, और वो मॉलिक्यूल्स एसिडिटी, न्यूट्रलिटी और बेसिसिटी को कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, बस। ठीक है, अब बोल तो बहुत दिया, तो अच्छे से इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब पहला है हमारा कंसेप्ट। क्या दिया इन्होंने, कुछ आपको बेसिक बताने की जरूरत है या डायरेक्ट चालू करूं मैं, थोड़ा देख लेता हूं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन्होंने बताया है, तो इसको हम पहले देख लेंगे। अब बात ये नोट डाउन कर लो, यहां पे देखो, सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl, Na2SO4, NaNO3, ये सब सॉल्ट्स पहले लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये मेमोराइजिंग वाली बातें, ये मेमोराइजिंग वाली बातें हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखो यहां पे इन्होंने बोला गया है कि हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट को पहले आपको समझ लेना है। हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट में यह है मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं पीएच न्यूट्रल है, अगर मैं कहता हूं पीएच न्यूट्रल है, ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, वाटर का पीएच न्यूट्रल है, यानी कि क्या कह रहा हूं, जो भी ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है पानी में खुद के खुद मॉलिक्यूल्स के साथ, वो की हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस दोनों जब इक्वल है एक दूसरे को, यानी कि जितना एसिडिक नेचर है उतना ही बेसिक नेचर है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो प्योर वाटर कैसे होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि क्या, जितने हाइड्रोनियम आयंस है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस है आयोनाइजेशन की वजह से। अब आयोनाइजेशन मैंने दिखा दिया था कल, H2H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आयोनाइजेशन पे अड़ गए, क्योंकि वाटर है, एसिड भी एक्ट करता है, बेस भी एक्ट करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो खुद के खुद में रिएक्ट कर सके और ऑटो आयोनाइज हो सके, यानी कि H3O और OH का एक एक प्लस माइनस वाला कतई तबाही वाला आयन बना सके, जिससे कि हम जैसे बच्चों को हक्का बक्का हो जाना पड़े कि भाई ये क्या कतई, ये क्या फालतू बना चल रहा है। ठीक है, अब देखो इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझ करके ही ये सॉल्ट वाली चीजें समझ में आएंगी, समझ रहे हो। अब हाइड्रोलिसिस में मैंने इतना बता दिया कि अगर H3O हाइड्रोनियम आयंस जो कि एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं वाटर में, और हाइड्रोक्सिल आयंस जो कि बेसिक नेचर, बेसिक नाटक का रूपांतर में बेसिक ये लोग परफॉर्म कर रहे, तो हाइड्रोक्सिल आयंस ये बेसिक है, ये एसिडिक है। अगर दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं पीएच न्यूट्रल है, और हाइड्रोनियम आयंस अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे एसिडिक, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे बेसिक। ठीक है, आगे जो काली लाइन दी गई है अब उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले तो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायंस और एनायंस both ions of a salt react with ions of a water to produce acidity और alkalinity। अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्या है, अगर मैं कहूं H2O अगर ये ऑटो आयोनाइज हो रहे हैं H3O प्लस OH बना करके, और मेरे पास मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, पानी में मैंने सॉल्ट डाल दिया है, अब पानी ऑटो आयोनाइज हो चुका है, उसके आयंस कुछ मॉलिक्यूल्स हैं H2 वाले और कुछ आयंस भी उसके अवेलेबल है H3 प्लस और OH माइनस वाले। अब ये तड़प रहे हैं पेयर अप करने के लिए, जैसे कोई सॉल्ट आ जाएगा तो मैं Na और Cl, तो मैंने सॉल्ट डाल दिया Na प्लस Cl माइनस, तो हो सकता है कि Na और OH का पेयर हो जाए, एक Na और OH का पेयर हो जाए, क्योंकि Na भी क्या है, Na भी एक आयन है, OH माइनस का आयन है, Na प्लस का आयन है, तो हो सकता है NaOH बना दे, हो सकता है NaOH बना दे, हो सकता है नहीं हो सकता है। उसके बाद NaOH क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर का नेचर बेसिक हो सकता है, या फिर H3O के साथ Cl रिएक्ट करके HCl भी बना सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हो सकता है कि वाटर का नेचर एसिडिक हो जाए। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर जो सॉल्ट है मैंने पानी में डाल दिया और पानी के आयंस और सॉल्ट के आयंस आपस में रिएक्ट करके एसिडिसिटी और अल्कलिनिटी दोनों पे अगर इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कहेंगे सीधी भाषा में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पानी में मैंने कोई सॉल्ट डाला है और उसकी वजह से एसिडिटी और अल्कलिनिटी में अगर चेंज आता है, तो चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि सॉल्ट डालने के बाद वो वाटर के
आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो है उसके साथ रिएक्ट करके वो एसिडिटी और अल्कलिनिटी में फर्क ला रहा है। यानी कि क्या, ऑटो आयोनाइजेशन को जो साइंटिस्ट का इमेजिनेशन था कि ऑटो आयोनाइजेशन होता होगा कि नहीं होगा, वो सच है। वो 100% वो सच है, क्योंकि अगर ऑटो आयोनाइजेशन होता ही नहीं तो सॉल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है, आयंस अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए, इसीलिए बेसिसिटी और एसिडिटी पे चेंज आ रहा है। तो यानी कि क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दिस इज द कंसेप्ट। इफ द कैटायंस ऑफ एन एनायंस ऑफ वाटर रिएक्ट विथ एनी आयंस ऑफ द सॉल्ट टू चेंज इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी, दैट रिएक्शन और दैट प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब इसको मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं तो मेरे बच्चों आप समझ गए होंगे, ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पे शॉर्ट नोट आता है 4 मार्क के लिए, तो 4 पॉइंट में अच्छे से आप लिख लोगे एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद हम तुरंत देख लेते हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब मुझे बताओ, यहां पे दिया है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मुझे बताओ इसका पीएच क्या होगा। पहली बात तो मैंने आपको दूसरा और तीसरा बता दिया। दूसरे में था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, तो नेचर क्या होगा, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है तो नेचर बेसिक होगा। अब मैं यहां पे कह रहा हूं पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मुझे बताओ पीएच न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। दोनों लोग अपने आप का इफेक्ट कम कट कर लेंगे आपस में, है ना, -1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 0, सो इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो हम इसको न्यूट्रल कैसे आया ये थोड़ा सा कंक्लूड कर लेंगे अच्छे से। अब देखो इन्होंने दिया है अगर मैंने पानी में ऐसा सॉल्ट डाल दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया गया हो, मैंने पानी में एक ऐसा सॉल्ट डाल दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl ले लो मेरा फेवरेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे बना हुआ सॉल्ट अगर मैंने पानी में, अब पहले इससे सॉल्ट बना लो, इसको पानी में डालेंगे, अब पहले इससे सॉल्ट तो बना लो। सॉल्ट बना लिया, इससे सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा ना, NaCl बनेगा प्लस H2O, हो गया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस सॉल्ट को NaCl को मैंने अगर पानी में डाल दिया, NaCl को मैंने अगर पानी में डाल दिया तो क्या क्या होगा, पॉसिबिलिटीज देखो। NaCl को पानी में डालने के बाद आयंस फॉर्म होंगे, पहली बात तो बेसिक प्रोसेस, पानी में डालने के बाद इसके आयंस यानी कि डिसोसिएट होगा, इसके आयन फॉर्म्स होंगे, आयंस फॉर्म होंगे Na+ और Cl-। अब वापस इसके आयंस देखो रिएक्शन में दिया गया है, इसके आयंस फॉर्म होने के बाद आयंस जो जो अवेलेबल है सारे के सारे लिख लो, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक की जाओ, जितने आयंस अवेलेबल है सारे के सारे लिख लो, है ना, स्किप नहीं करना है कुछ भी। उसके बाद यहां पे दिया है वापस, अब देखो Na+ और Cl-, इसके आयंस फॉर्म हो गए, ये रिएक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये रिएक्ट होंगे पानी के अंदर H2 है ना, पानी H2 है, तो H2 के साथ रिएक्ट होने के बाद पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि एक बन जाए NaOH, यानी कि H2 को मैं स्प्लिट कर देता हूं H और OH में, एक NaOH बन सकता है स्प्लिट होकर के, और पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि HCl बन सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ना मेरे शेरों, ऐसी पॉसिबिलिटी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वापस बन सकता है। लेकिन अगर ये वापस बन भी गया तो भी ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आप, यानी कि क्या, ये बन नहीं सकता, हम कहेंगे ये बन नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बन भी गया, चलो पॉसिबिलिटी पकड़ भी लिया, ये बन गया, बन जाने के बाद भी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि क्या, पानी में अगर बन भी गए तो ये तुरंत डिसोसिएट भी हो जाएंगे, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग है। HCl H+Cl- में तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+OH- में तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल के रिएक्ट होने के बाद कि वापस वो आपस में मिल करके डिसोसिएट हो जा रहे हैं वापस, यानी कि क्या, इसका बनने की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि देखो अब स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन रहा है। अगर पॉसिबिलिटी ले वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आयन अगर रिएक्ट करे तो मैं इस भाषा में बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस भी बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं या कैंसिल कर रहे हैं दोनों, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि बनने के बाद भी ये आप डिसोसिएट हो जाते हैं तुरंत के तुरंत पानी में। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पानी में अगर एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करेंगे तो नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद और एक रिएक्शन दिया इन्होंने कि समझो HCl है और NaOH है, HCl है NaOH है, और ये वापस रिएक्ट करते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वापस बनेगा H3O, हाइड्रोनियम आयन बन सकता है, और क्या क्या बनेगा देखो यहां पे, H3O बनेगा,
और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा वापस, है ना। देखो Na और Cl वापस बन जा रहे हैं, NaCl, और एक बचेगा वो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। तो वापस यहां पे हम देख सकते हैं कि HCl NaOH पानी के साथ वापस रिएक्ट करे। अगर ये बना हुआ NaOH और HCl वापस पानी के साथ रिएक्ट करे, पानी के मॉलिक्यूल्स कहीं हैं, पानी के साथ वापस रिएक्ट करे, तो ये बन रहा है वापस H3O यानी कि एसिडिक, OH यानी कि बेसिक, और Na और Cl ये दोनों से सॉल्ट है। वापस कोई इफेक्ट हमको एसिडिटी और बेसिसिटी में नजर नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं इसी रूप में कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, अगर मैं इसका सॉल्ट पानी में डालता हूं तो मुझे दिखेगा कि पानी फिर भी न्यूट्रल है, उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। यानी कि क्या, पानी के आयंस को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं दे रहा है इसके आयंस, ठीक है। ये जा करके अपना 100% डिसोसिएट हो जा रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं है दूसरा, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच में कोई चेंज आए, ठीक है, मुद्दे की बात है, जिसकी वजह से पीएच में कोई चेंज आए, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने वाले बन रहे हैं। यहां पे भी H3O बन रहा है तो OH भी बन रहा है, यहां पे भी अगर एसिड बन रहा है तो बेस भी बन रहा है, ठीक है, ऐसी बात है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इसी तरह से वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ऐसे सब लेकर के रिएक्शन के तौर पे हमको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जो कि एग्जाम में चारों में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए सेकंड टॉपिक अब देखो हम देखेंगे कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट पानी में जाने के बाद ये नेचर इस सॉल्ट का कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, हम देखेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो नेचर इसका एसिडिक ही होगा, मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूं, नेचर इसका एसिडिक होगा। क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट्स, द सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन डिसोसिएटेड इन वाटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्ट, यू कैन राइट सिंपली एज एसिडिक, बट यू हैव टू प्रूव द प्रोसेस, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, बिकॉज़ दिस थियरी इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम पकड़ ले, समझो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और वीक बेस हम पकड़ ले कोई भी, यानी कि जिसमें भी OH आयंस है, कंटेंट्स है, लेकिन उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यानी कि आयोनाइजेशन प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है, यानी कि आयंस फॉर्मेशन उतने ठीक नहीं है, तो वीक बेस ले लेंगे हम CuOH2। इन दोनों का अगर मैं रिएक्शन करूं और मैं सॉल्ट बाहर निकालूं, पहला हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा बच्चों, समझ रहे हो शेरो, पहला हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। हम पहले किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक सॉल्ट निकालेंगे, फिर उस सॉल्ट को पानी में डालने के बाद हम देखेंगे कितने कितने आयंस अवेलेबल हैं और कैसे रिएक्ट करके फिर कितने आयंस बनते हैं। अगर एसिडिक आयंस ज्यादा हैं तो हम वो कहेंगे एसिडिक, और बेसिक आयंस ज्यादा आ रहे हैं हम कहेंगे बेसिक। हम देखेंगे assumption यानी कि possibilities, what if the ions react and what the product will be, ऐसे possibilities देख रहे हैं और possibilities हम मैच कर रहे हैं, सारे जितने भी आयंस अवेलेबल है एक दूसरे के साथ मिला करके हम सारे आयंस को मिक्स करके फिर जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। बात ये इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि रटने की जरूरत ना हो, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीख लो, उसके बाद पानी में मिलाने के बाद क्या क्या आयंस फॉर्म हो सकते हैं आप बिना देखे निकाल लो, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक में देख लो, अगर गलत हो रहा है तो यहां पे चेंज कर दो, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ डाउट आ रहा है फिर भी आप डायरेक्टली मुझको पूछ सकते हो, है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये एक वीक बेस है जो हम कप्रिक, इसको कप्रिक हाइड्रोक्साइड जो कह सकते हैं ऐसे नाम से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसका रिएक्शन होगा CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट प्लस OH और H आयंस बच रहे, तो हम लिखेंगे इसको 2H2O, है ना। या हम लिख देंगे बैलेंस, अगर मैं देखूं ये 4, यहां 4 H2O आ जाएगा बैलेंस करके हिसाब से, तो CuSO4 प्लस 4H2 ऐसे कुछ रिएक्शन होगा। तो ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट आ गया, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो इस सॉल्ट को अगर मैं पानी में डालूंगा, वाटर में रिएक्ट करवाऊंगा, तो क्या होगा मेरे बच्चों। अब देखो Cu और SO4, पहली बात ये सॉल्ट के अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसका आयोनाइजेशन तो होगा, चाहे ये वीक सॉल्ट हो चाहे कुछ भी हो, इसका आयोनाइजेशन तो होगा। तो Cu आयंस और SO4 आयंस में अब 2 माइनस का चार्ज होगा, इस पे 2 प्लस का, है ना, इस पे प्लस या माइनस, ठीक है, यहां पे 2 प्लस का, यहां पे माइनस का। अब देखो जो भी चार्ज है इस पे, चार्ज की हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट जाने के बाद डिसोसिएट तो होगा, और डिसोसिएट होगा कप्रिक आयंस में और सल्फेट आयंस में। डिसोसिएट होने के बाद हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों सॉल्ट के
पानी के साथ इनको रिएक्ट करवाना है, तो पानी के साथ इनको मिक्स करके देख लो क्या बन सकता है। अगर मैं SO4 को H2O से मिला दूंगा, SO4 को H2O से मिला दूंगा, तो मैं देख सकता हूं यहां पे H2 और SO4 अगर रिएक्ट हो तो H2SO4 बनने की संभावना है, H2SO4 बनने की संभावना है। इसको बैलेंस कर लिया अगर हम, ठीक है, H2SO4 बनने की संभावना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड अगर बनेगा तो पानी में वो जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर ये बनने की संभावना है। लेकिन ये बन के फायदा कुछ नहीं है। जैसे डिवाइड करते हो किसी चीज को, जैसे किसी चीज को डिवाइड करते हो 24/6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। अब मैं 4/1 लिखता हूं कि सिर्फ 4 लिखता हूं, मुझे पता है 4/1 भी लिखूंगा तो 1 4 जा 4 ही आएगा, वापस 4, है ना, मुझे पता है आंसर क्या आएगा। तो 1 लिख के कुछ फायदा है क्या? फायदा नहीं है। तो उसी तरह से आप सोच सकते हो कि जो भी अगर SO4 रिएक्ट करेगा पानी के साथ वो बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही, और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तुरंत पानी में सीट हो जाएगा, तो ये बन के भी कुछ फायदा नहीं है, यानी कि बनेगा ही नहीं। तो इसके बाद पानी और सल्फेट इन दोनों का जो रिएक्शन होगा वो होगा H2SO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि पानी में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मुझे इफेक्ट नजर आएगा कि बेसिसिटी या पीएच पे या एसिडिटी पे? नहीं आएगा नजर। क्यों नजर आएगा? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके बनने ना बनने से फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसके बनने ना बनने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि Cu अगर पानी के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। Cu अगर मैं कह दूं पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका बन सकता है CuOH, है ना, और प्लस क्या बनेगा दूसरा, इसका बन सकता है वापस, अगर मैं 4H2O ले लूं, प्रॉपर बैलेंस कर दूं तो CuOH बनेगा, CuH2, और यहां पे आ जाएंगे H3O। H3O के आयंस बन सकते हैं, यहां पे H3O के आयंस बन सकते हैं, यानी कि क्या, H3O आयंस यानी कि एसिडिक आयंस बन रहे हैं, एसिडिक आयंस बन रहे हैं। क्योंकि अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करो ये तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, और हो भी रहा है तो 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, जो कि पीएच में कुछ असर नहीं दिखाएगा। असर दिखाएगा कि यहां पे सॉल्ट जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है एसिडिक आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि एसिडिक नेचर आ जाएगा अगर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यही मुझे प्रूफ करना था। अब देखो मैंने क्या किया, बेसिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। इससे मैंने जो सॉल्ट निकाला उसको मैंने पानी में डालने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे अपने आयंस में। अलग अलग होने के बाद ये पानी से किस तरह से विविधता में ये रिएक्ट करेंगे। पानी के साथ SO4 रिएक्ट करेगा तो एसिड बन सकता है जो कि 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, which will never show any effect on water. But if I react the salt, the main ion Cu with water, it will form a base along with the more acidic nature, है ना, more acidic nature. So we can see that more of the more as the molecules are reacting, acids are, the acidic ions are increasing, यानी कि नेचर होगा वो एसिडिक होगा अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हम इसको वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था, ये इसका बेस था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लो, मैं हमेशा आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं, है ना, क्योंकि प्यार ही इतना करता हूं मेरे शेरों से। आप भी कुछ पूछ सकते हो मुझसे, दिक्कत की बात ही नहीं है। बात यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप जेन्युइनली क्यूरियस हो पढ़ाई करने के लिए, आपको सही में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, पढ़ाई की भूख है, तो फिर आप सीरियसली देखोगे। वरना जो नहीं देखना चाहते है ना, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखो बच्चों, बात यह है कि अगर कोई नींद में है, कोई सोया है, मैं उसको जगा सकता हूं, लेकिन अगर कोई नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा है, मैं उसको जगा सकता हूं क्या? कभी नहीं जगा सकता। तो हाथ में तुम्हारे, अगर तुम नींद में हो, सोए हुए हो, मैं कंसेप्ट से तुमको जगा सकता हूं, लेकिन अगर तुम पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो तो तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता बच्चों। मैं तो क्या, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए कहता हूं अभी भी वक्त है, समझ लो, सुधर लो, फटाफट से सीख लो, ठीक है। तो आज मैं विदा लूंगा, होमवर्क देके जा रहा हूं, होमवर्क ये देके जा रहा हूं कि आगे है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, और वीक बेस वीक एसिड, इनको आप ले लो, सॉल्ट्स निकाल लो, बिना देखे कर लो, और फिर टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, पक्का कह रहा हूं। बात वही है, पैटर्न वही है, बस हमको प्रूव करना है कि एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, है ना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे बफर सॉल्यूशंस के बारे में कि बफर सॉल्यूशन क्या है, फिर से एसिड बेस का थोड़ा सा मिलाप आ जाएगा, वहां पे हम आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जो जागे नहीं है, जो सोए उनको जगाइए फटाफट से, ठीक है। तो मेरे शेरों से मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूं।